Hello friends, my name is Hitendra Chaudhary and I welcome to all of you to Utilitarian IAS। दोस्तों एनवायरनमेंट की जो सीरीज़ हमारी चल रही है इसमें जो नेक्स्ट चैप्टर है हमारा वो हम लोग फोकस करने वाले हैं EIA यानी कि एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट EIA। तो ये मैं इस पूरी वीडियो में जो है इसी टॉपिक के बारे में बात करने वाला हूँ। काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, स्पेशली मेंस के पर्सपेक्टिव से ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। हालांकि इस टॉपिक से प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन पूछा गया है, बट इस टॉपिक का जो नेचर है वो बेसिकली आपका मेंस के पर्सपेक्टिव से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इस टॉपिक को थोड़ा ध्यान से रखें। और ये देखिए करंट अफेयर का टॉपिक है, रिसेंटली भी काफ़ी न्यूज़ में रहा था। 2020 में जो है एक नोटिफिकेशन आया था सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो है एग्जिस्टिंग जो EIA है जो 2006 के बेसिस पे है उसके अंदर कुछ जो है अमेंडमेंट्स किए गए थे, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा इसको क्रिटिसाइज़ किया जा रहा था बाय डिफरेंट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, स्पेशली पॉलिटिकल क्लास एंड द एनवायरमेंटलिस्ट। तो काफ़ी न्यूज़ में था इसीलिए इसको जो है एग्ज़ाम में भी पूछा गया है और फ्यूचर में भी डेफिनेटली जो है काफ़ी पॉसिबिलिटी है कि यहाँ से आपको क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलेगा, स्पेशली मेंस में, राइट। तो चलिए देखते हैं इस वीडियो का स्कोप क्या है, इस वीडियो में हम लोग क्या क्या करने वाले हैं। पहले तो हमें मीनिंग पता होना चाहिए कि EIA का मीनिंग क्या है, तो वो हम लोग करेंगे। दूसरा इसका दूसरा इसका पर्पस क्या है, इसके पीछे की जो इंटेंशंस हैं वो क्या हैं, इसका मोटिव क्या है, दैट वी विल सी। इसकी हिस्ट्री क्या है, इवोल्यूशन कैसे हुआ। अभी EIA ऐसा तो है नहीं कि एक दिन में ही बन के तैयार हो गया होगा, है ना, एक दिन में ही इसके लिए कोई कानून बना दिया गया होगा। तो डेफिनेटली जब भी इसी तरह की कोई चीज़ें होती हैं तो उसके पीछे एक उसकी हिस्ट्री होती है और फाइनली वो उसको हम लॉ में कन्वर्ट करते हैं। सो थोड़ा सा हम लोग इसकी हिस्ट्री और इवोल्यूशन के बारे में भी देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे इसके जो 2006 में एक्चुअली इसको काफ़ी कंक्रीटाइज किया गया था। 2006 से पहले तो ये कोई बहुत ज़्यादा इफेक्टिव भी नहीं था। 2006 में जो है प्रॉपरली हम लोगों ने इसको इम्प्लीमेंट किया और इसके अंदर बहुत सारे चेंजेस किए जो आज तक चलते आ रहे हैं। इट्स मीन लाइक 14 ईयर्स आज तक जो है 2006 का EIA काफ़ी रेलिवेंट है। तो देखें हम लोग इसके साइलेंट फीचर्स क्या क्या हैं। EIA यानी कि एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट की कौन कौन सी प्रोसेस होती हैं जिसके थ्रू ये पूरा जो है एनालिसिस किया जाता है। इसका इंपॉर्टेंस क्या है, देखिए इसका इंपॉर्टेंस और पर्पस आपको दोनों यहीं से समझ में आ जाएगा, लेकिन इंपॉर्टेंस वाले पॉइंट में मैं थोड़ा सा और डिटेल में जाऊंगा। कोई भी चीज़ जो है हम लोग कानून बनाते हैं या कोई भी चीज़ एग्जिस्ट करती है, भैया हर किसी ना किसी का ड्रॉबैक तो होता ही होता है। तो EIA 2006 जो है इट इज़ नॉट परफेक्ट इन इट सेल्फ। तो जो इसके जो पर्पस थे, जो इसकी इसका आई वुड से विज़न था, वो कम्प्लीटली फुलफिल नहीं हो पाया। तो देयर आर सम ड्रॉबैक्स ऑल्सो जिसके बारे में मैं डेफिनेटली बात करूँ। देखिए एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं ना क्रिटिकली एनालाइज, जब एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं क्रिटिकली एनालाइज, तो उसमें जो है आपको पॉजिटिव साइड और नेगेटिव साइड, मतलब आपको उसके हर एंगल को कवर करना पड़ता है। तो सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव एस्पेक्ट लिखने से काम नहीं चलता एग्जाम में। व्हेन दे आस्क यू अबाउट द क्रिटिकली एनालाइज और क्रिटिकली एग्जामिन, सो यू नीड टू पुट यूर बोथ साइड्स ऑफ द आर्ग्यूमेंट। तो ड्रॉबैक्स भी बहुत काम आते हैं इस ऐसे केस में। उसके बाद जो 2020 में मैंने पहले ही आपको बताया कि नया जो है नोटिफिकेशन इशू किया गया था बाय गवर्नमेंट, वो है नया नोटिफिकेशन क्या था, उसके अंदर क्या क्या अमेंडमेंट किए गए थे उसके बारे में बात करेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट जो नया नोटिफिकेशन था 2020 का, उसके ड्रॉबैक्स क्या हैं, सो दैट वी विल सी। तो इस पूरी की पूरी वीडियो हम ये कुछ चीज़ें कवर करने वाले हैं, तो आप इस वीडियो में मेरे साथ बने रहें। और दोबारा से आपको मैं अपील करना चाहूँगा कि एनवायरनमेंट की पूरी सीरीज़ हम लोग बहुत ही बढ़िया तरीके से और एकदम बिल्कुल ऑर्गेनाइज्ड वे में इसको हम लोग चला रहे हैं। और सिर्फ इसमें आपको वीडियो लेक्चर्स ही नहीं मिल रहे हैं, बल्कि हम लोग आपको इसकी PDF फॉर्मेट में आपको नोट्स भी प्रोवाइड करा रहे हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट हम लोग आपको वीडियो के एंड में कुछ MCQ सोल्व करने के लिए देते हैं। बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स है स्टूडेंट्स का, आप लोग MCQs का आंसर भी करते हो और बाद में हम लोग उसकी डिस्कशंस भी करते हैं। तो अगर किसी को कोई डाउट होता है किसी MCQs में, किसी तरह का कुछ स्लाइड में कोई टॉपिक के रिगार्डिंग कुछ भी डाउट होता है, तो आप उस डिस्कशन सेशन में हमसे पूछ सकते हो। कमेंट सेक्शन में आप लोग हमसे डाउट पूछ सकते हो। तो डेफिनेटली वी आर गोइंग टू सोल्व योर क्वेरीज, सो दैट इज़ दैट। चलिए तो इसको हम लोग प्रॉपर तरीके से स्टार्ट करते हैं। तो EIA एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, देखिए इसके नाम से ही पता चल जा रहा है कि इसका मीनिंग क्या है। एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, असेसमेंट का मतलब होता है कि जब आप किसी चीज़ को देख के उसको ऑब्जर्व करके जो है एक अंदाज़ा लगाते हो कि ये चीज़ कैसी हो सकती है।
दैट इज़ द मीनिंग ऑफ असेसमेंट। जैसे आप जो कहीं एग्ज़ाम देने जाते हो या कहीं पे एडमिशन लेने जाते हो, तो वहाँ की जो मैनेजमेंट होती है आपसे 2-4 मिनट बातें करती है, आपका एंट्रेंस टेस्ट लेती है, और उस एंट्रेंस टेस्ट के बेसिस पे, आपकी परफॉर्मेंस के बेसिस पे, आपके इंटरव्यू के बेसिस पे वो असेस करते हैं कि आप कहाँ स्टैंड करते हो, है ना। तो इट्स एन इम्पैक्ट असेसमेंट के एनवायरनमेंट के ऊपर जो है कैसा इम्पैक्ट होगा, किस चीज़ का इम्पैक्ट होगा। जब भी कोई आप इंडस्ट्री लगाते हो, जब कोई कंपनी लगाते हो, इंफ्रास्ट्रक्चर जो प्रोग्राम होते हैं, जब भी वो लगाए जाते हैं तो डेफिनेटली वहाँ के इन्वायरमेंट को इम्पैक्ट करते ही करते हैं, राइट। तो जैसे आपने किसी कहीं पे कोई फॉरेस्ट एरिया में, कहीं पे ट्राइबल एरिया में, किसी रिमोट एरिया में आपको कोई फैक्ट्री लगानी है, तो डेफिनेटली आपको वहाँ की लैंड क्लियर करनी पड़ेगी, वहाँ पे आपको इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन भी चाहिए, वहाँ पे आपको रोड का कनेक्शन भी चाहिए, वहाँ पे आपको ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो है डिफरेंट तरह की स्टोरेज करने के लिए भी बहुत कुछ चाहिए, है ना। तो और अगर वो कोई फैक्ट्री है और जहाँ से जो है हार्मफुल केमिकल्स अगर वहाँ से रिलीज़ हो रहे हैं, तो उसको कैसे ट्रीट किया जाएगा, ट्रीट करने के बाद उसको कहाँ पे डंप किया जाएगा। तो एक फैक्ट्री को लगाना, किसी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को लगाना जो है, इट्स अ वेरी वेरी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, और ये वहाँ के एनवायरनमेंट को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है। सो दैट इज़ द मीनिंग ऑफ इम्पैक्ट एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट, कि कोई भी जो फैक्ट्री लगाई जाती है, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स लगाए जाते हैं, वो हमारे इन्वायरमेंट को कैसे इम्पैक्ट करेंगे उसकी असेसमेंट हम लोग करते हैं, प्रिडिक्शन करते हैं बेसिकली, कि ये हो सकता है कि ये फैक्ट्री यहाँ पे इस तरह से नुकसान पहुँचा सकती है। तो जब हमें एडवांस में ही पता चल जाएगा कि वहाँ पे किस तरह के नुकसान पहुँचा सकती है, तो डेफिनेटली हम उसको मिटिगेशन करने के भी तरीके ढूंढ सकते हैं, एक प्लान बना सकते हैं कि ये इम्पैक्ट को हम लोग कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। सो दैट इज़ द मीनिंग ऑफ एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट, ठीक है। तो जनरल सा इसका मतलब होता है। आगे मैं बता देता हूँ, देखिए, प्रोसेस ऑफ इवैल्यूएटिंग द लाइकली एनवायरनमेंट इम्पैक्ट ऑफ प्रपोज्ड प्रोजेक्ट और डेवलपमेंट। यानी कि जैसे कोई फैक्ट्री लगाने के लिए प्रपोजल दिया जाता है सरकार को, कोई प्रपोजल ऐसे सामने से आता है, तो उस प्रपोजल के आते ही हम लोग जो है ये इवैल्यूएट करते हैं कि इस प्रपोजल का एनवायरनमेंट के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। क्योंकि वहाँ पे जो रहने वाली लोकल कम्युनिटीज़ हैं, वहाँ का जो एटमॉस्फेयर है, वहाँ की जो सोइल है, वहाँ पे जो वाटर बॉडीज़ है, वहाँ के लोगों का जो कल्चर है, उनका रहन सहन है, उनका जो फूड रिसोर्सेज हैं, वो सब कुछ वहाँ पे इम्पैक्ट होने वाला है। वहाँ का लोकल फ्लोरा एंड फोना, एवरीथिंग इज गोइंग टू बी इम्पैक्टेड जस्ट बिकॉज ऑफ दैट प्रोजेक्ट। तो इस तरह का प्रोजेक्ट कभी भी प्रपोज किया जाता है तो ये सारी चीज़ें ध्यान में रखी जाती हैं कि सोशो इकोनॉमिक, कल्चरल, ह्यूमन हेल्थ इम्पैक्ट, ये सब के सब जो हैं असेस किया जाता है कि वहाँ पे क्या क्या बेनिफिट हो सकते हैं, क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। उसका मतलब, तो इट्स अ process of evaluating the impact on the atmosphere when a new project is proposed। तो ये बेसिकली हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग कर रहे हैं इसको सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब ये होता है कि देखिए, आप डेवलपमेंट करिए, आप प्रोजेक्ट लगाइए, आप इंफ्रास्ट्रक्चर भी खड़ा करिए, लेकिन उसको इस तरीके से करिए कि वहाँ के एनवायरनमेंट के साथ, इकोसिस्टम के साथ वो बैलेंस बना के चल सके। दैट इज द मीनिंग ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेन कर सके, यानी कि ऐसी डेवलपमेंट जो सस्टेन कर सके। और वही डेवलपमेंट सस्टेन कर सकती है जिसका हमारे एनवायरनमेंट के साथ एक प्रॉपर बैलेंस होगा, यानी कि वो एनवायरनमेंट को भी प्रोटेक्ट करेगा और एनवायरनमेंट को अपनी सर्विस देगा, तो उसको ही बोलते हैं। तो ये सब का सब जो है एनवायरनमेंट असेस उसका सस्टेनेबिलिटी के लिए हो रहा है। यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम जो है, उसने भी जो है EIA की जो है वो एक डेफिनेशन दिया है। उन्होंने कहा है कि इट्स अ टूल विच इज यूज टू आइडेंटिफाई द एनवायरमेंटल, सोशल एंड इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स। देखिए, 3 वर्ड का यूज किया गया है, एनवायरमेंटल, सोशल एंड इकोनॉमिक। एनवायरमेंटल, सोशल एंड इकोनॉमिक। यहाँ पे हेल्थ वर्ड का यूज नहीं किया, लेकिन हेल्थ वर्ड जो है वो इम्प्लिसिट है इसके अंदर, ठीक है। कल्चरल वर्ड का यूज नहीं किया, लेकिन सोशल के अंदर कल्चर वर्ड जो है वो इम्प्लिसिट ही हो जाता है। सो यूनाइटेड नेशन क्या कहता है कि इट्स अ टूल विच इज यूज टू आइडेंटिफाई एनवायरमेंटल, सोशल एंड इकोनॉमिकल इम्पैक्ट ऑफ द प्रोजेक्ट प्रायर टू द डिसीजन मेकिंग। यानी कि अभी तक हम लोगों ने प्रोजेक्ट को लगाने का डिसीजन नहीं लिया है, अभी सिर्फ वो डिसीजन से पहले हम लोग जो है उसकी असेसमेंट कर रहे हैं।
ठीक है, डिसीजन, जैसे आपने कहीं पे जूता बनाने की फैक्ट्री का सिर्फ प्रपोजल दिया है, डिसाइड नहीं किया है, क्योंकि डिसाइड कब होगा, जब गवर्नमेंट आपको परमिशन देगा। अभी तक परमिशन मिला नहीं है, ये सब का सब जो है परमिशन लेने से पहले ही हो रहा है। ठीक है, इट एम्स टू प्रिडिक्ट, देखिए प्रिडिक्ट कर रहे हैं हम लोग, प्रिडिक्ट मतलब असेसमेंट कर रहे हैं। इट एम्स टू प्रिडिक्ट एनवायरमेंटल इम्पैक्ट एट अर्ली स्टेज इन द प्रोजेक्ट प्लानिंग एंड डिजाइन। अर्ली स्टेज यानी कि बनाने से पहले ही, अभी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट नहीं किया है, कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करने से पहले ही हम लोग प्रिडिक्ट कर रहे हैं। ये बात हमने ध्यान देना यहाँ पे, क्योंकि इसका बाद में भी यूज होगा। अभी जो है सिर्फ और सिर्फ प्रपोजल आया है, कंस्ट्रक्शन स्टार्ट नहीं हुआ है, राइट। कंस्ट्रक्शन का सिर्फ और सिर्फ प्रपोजल आया है, तब हम लोग इसके इम्पैक्ट को असेसमेंट करते हैं, प्रेडिक्ट करते हैं। ठीक है, क्यों करते हैं, टू रिड्यूस द एडवर्स इम्पैक्ट्स, शेप प्रोजेक्ट्स टू सूट द लोकल एनवायरमेंट एंड प्रेजेंट द प्रिडिक्शन एंड ऑप्शंस टू द डिसीजन मेकर्स, ताकि वहाँ के एनवायरनमेंट के ऊपर, वहाँ की लोकल कम्युनिटीज़ के ऊपर जो है उसका एडवर्स इम्पैक्ट ना पड़े, उसके लिए हम लोग असेसमेंट करते हैं। और वो असेसमेंट एक बार करने के बाद उसको हम लोग कहाँ भेजते हैं, डिसीजन मेकर्स के पास में भेजते हैं, इनके जो पॉलिटिकल क्लास है, जो मैनेजमेंट क्लास है, वहाँ पे भेजते हैं। ठीक है, एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट जो है एक लॉ है हमारे पास, द एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, ये इसको बैक करता है। एनवायरनमेंट ईआई को जो है, ये लॉ जो है वो बैक करता है, यानी कि ईआईए के बारे में इस लॉ के अंदर मेंशन किया गया है, इस लॉ के अंदर मेंशन किया गया है, राइट। तो जो भी ईआईए के रिगार्डिंग जो प्रोसीजर होता है वो सब इस एक्ट से जो है वो कंट्रोल किया जाता है। ठीक है, तो पर्पस ऑलरेडी हम लोगों ने कर लिया है, तो इट्स जस्ट अ रिवीजन ऑफ द प्रीवियस स्लाइड। ठीक है, क्यों करते हैं, ताकि क्लीन एयर मिले, है ना। वहाँ पे जो नॉइज़ पोल्यूशन होता है, जो सोइल पोल्यूशन होता है, जो एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन होता है, वाटर पोल्यूशन होता है, ताकि उन सबको कंट्रोल किया जा सके। ठीक है, अगर कोई बैड इम्पैक्ट हो रहा है वहाँ की सोइल के ऊपर, वाटर के ऊपर, वहाँ के फ्लोरा फोना के ऊपर, तो उसको हम लोग पहले एडवांस में ही प्रिडिक्ट कर लेते हैं। और जब किसी चीज़ को देखिए आप एडवांस में प्रिडिक्ट कर लेते हो ना, तो उसको हम लोग जो है वो कम कर सकते हैं, उसके हार्मफुल इम्पैक्ट को। सो दैट इज़ द होल पर्पस बिहाइंड दिस। ठीक है, तो बेसिक हम लोग करना क्या चाह रहे हैं, हम लोग जो है डेवलपमेंट करना। देखिए, डेवलपमेंट और ग्रोथ दोनों में फ़र्क है। डेवलपमेंट और ग्रोथ जो है, ये दो वर्ड जो है वैसे काफ़ी इंटरचेंजेबली यूज़ किए जाते हैं, बट दोनों वर्ड में थोड़ा सा फ़र्क होता है। ग्रोथ जो है वो आपका क्वांटिटेटिव होता है, और डेवलपमेंट जो है वो क्वालिटेटिव होता है। ग्रोथ में हम सिर्फ और सिर्फ जो है आउटपुट पे फोकस करते हैं, यानी कि आपने कितना पैसा बनाया, आपने कितना प्रोड्यूस किया। डेवलपमेंट में हम सिर्फ और सिर्फ पैसे और आउटपुट पे जो है फोकस नहीं करते हैं, हम फोकस करते हैं कि वहाँ के लोकल एनवायरनमेंट पे क्या इम्पैक्ट पड़ा, वहाँ के जो लोकल कम्युनिटीज़ हैं, जो लोकल पॉपुलेशन है, उसके ऊपर आपका क्या इम्पैक्ट पड़ता है। दैट इज़ द मीनिंग ऑफ डेवलपमेंट। तो हम लोग जो हैं, डेफिनेटली हम लोगों को आउटपुट चाहिए, हम लोगों को पैसा चाहिए, हम लोगों को आउटपुट चाहिए, लेकिन उस आउटपुट के चक्कर में ऐसा ना हो कि हम लोग अपने एनवायरनमेंट को पूरा ही डिस्ट्रॉय कर दें, राइट। अगर हमने अपनी ग्रोथ को कंटिन्यू रखना है, तो डेफिनेटली हम लोगों को वहाँ के एनवायरनमेंट के साथ बैलेंस बना के चलना पड़ेगा। तो इसके लिए हम लोगों ने ये जो है ईआईए इंट्रोड्यूस किया है। ठीक है, अगर हमें लगता है कि कोई प्रोजेक्ट जो है वहाँ के एनवायरनमेंट को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचा रहा है लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म में, तो गवर्नमेंट क्या करती है, उसकी परमिशन नहीं देती है। ठीक है, सो दैट इज़ द होल थिंग। अब अगर मैं हिस्ट्री और रिवोल्यूशन की बात करूँ, तो ऑल ओवर द वर्ल्ड अगर मैं बात करूँ, तो एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट की जो सबसे पहले शुरुआत हुई थी वो हुई थी यूएसए के अंदर, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में जो है इसकी सबसे पहले शुरुआत हुई थी। उसके बाद 1970s की मैं बात कर रहा हूँ, 1970s में, ठीक है, 1971 1972 में वहाँ पे इसकी शुरुआत हुई थी यूएसए में। उसके बाद जो है कनाडा, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया जो है कुछ दूसरी कंट्रीज़ ने भी इसको करना स्टार्ट किया। फिर धीरे धीरे जो है ये डेवलपिंग कंट्रीज़ में भी आया, और आज के समय में जो है मोर देन 100 कंट्रीज़ जो है वो ईआईए का यूज़ करती हैं कोई भी नया प्रोजेक्ट लगाने से पहले। तो इंडिया में जो है इसकी शुरुआत कब हुई, इंडिया में इसकी शुरुआत हुई 1976-77 में। देखिए वो समय था जब जो है रिवर प्रोजेक्ट्स लगाए जा रहे थे, रिवर वैली प्रोजेक्ट्स लगाए जा रहे थे, हाइड्रो इलेक्ट्रिक
ठीक है, वो डैम्स बनाए जा रहे थे, रिजर्वोयर बनाए जा रहे थे इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने के लिए, या फिर जो है रिवर जॉइनिंग प्रोजेक्ट्स लाए जा रहे थे, जो छोटी छोटी रिवर्स को आपस में जॉइन किया जा रहा था इरिगेशन पर्पज़ के लिए। तो ये वो समय था 1970 80s का समय इंडिया में। उस समय जो है पहली बार क्या किया, 76-77 में प्लानिंग कमीशन ने जो है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, उनको जो है इंस्ट्रक्शन दिए गए, उनसे पूछा गया कि जो ये रिवर वैली प्रोजेक्ट लगाए जा रहे हैं आपका हिमालय रीजन में या सेंट्रल इंडिया में, इनका एनवायरनमेंट के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है। 1976-77 से पहले हमें कोई फर्क नहीं पड़ता था कि किसी प्रोजेक्ट का एनवायरनमेंट के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, नो नथिंग, चाहे वो डिस्ट्रॉय होता है होने दो, नहीं होता है तो वो भी चलेगा। बट 76-77 में प्लानिंग कमीशन ने सोचा कि अभी थोड़ा है एनवायरनमेंट को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। देखिए 1972 में वैसे भी हम लोगों ने प्रोजेक्ट टाइगर चला दिया था, है ना, प्रोजेक्ट टाइगर। तो इसके बाद थोड़ा एनवायरनमेंट को लेके जो है दुनिया भर में बातें हो रही थी, तो इंडिया ने भी थोड़ा सा एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने की कोशिश किया, राइट। तो 76 में शुरुआत हुई। पहली शुरुआत सिर्फ और सिर्फ रिवर वैली प्रोजेक्ट के लिए हुई, दूसरे प्रोजेक्ट के बारे में हमने कोई बात नहीं किया, कोई बात नहीं किया। लेकिन 1994 तक जो है यही चलता रहा, 1994 तक तो है यही चलता रहा। और के रिवर वैली प्रोजेक्ट बाद में इसमें जो है थोड़े दूसरे प्रोजेक्ट भी इंक्लूड किए गए डेफिनेटली, लेकिन 1994 तक जो है यही चलता रहा। कोई कोई ऐसे बैकअप प्लान नहीं था, कोई ऐसे स्टैट्यूटरी इसको कोई बैकअप नहीं था, कोई मैंडेटरी क्लियर इंस्ट्रक्शंस नहीं थे, कोई गाइडेंस नहीं थे। और वो सारे के सारी जिम्मेदारी किसकी थी, सेंट्रल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी थी। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट जब का मन करता था तो क्लियरेंस देता था, सेंट्रल गवर्नमेंट का मन नहीं करता था तो क्लियरेंस नहीं देता था, एज सिंपल एज दैट। क्योंकि इस ईआईए को किसी भी तरह की जो है लेजिस्लेटिव सपोर्ट नहीं थी। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट। तो 1976 से लेके 94 तक सेंट्रल गवर्नमेंट वाज द सोल अथॉरिटी टू परमिट अ प्रोजेक्ट। लगाओ या ना लगाओ, सेंट्रल गवर्नमेंट की अथॉरिटी थी। बट 1994 के बाद जो है ये सिनेरियो थोड़ा सा चेंज हो गया। सिनेरियो कुछ इस तरह से चेंज हुआ कि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट ने जो है, जो भी लोग नए प्रोजेक्ट लगाते थे जो है, उनको नोटिफिकेशन देना स्टार्ट किया कि भैया आप लोग जो है एनवायरनमेंट क्लियरेंस लेके आओ। आर यू गेटिंग। इससे पहले तो सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में था, कोई नोटिफिकेशन नहीं था, कुछ नहीं था, उसका मर्जी था। लेकिन 1994 के बाद जो है कोई नई कंपनी, कोई नया प्रोजेक्ट अगर लगाया जाएगा तो उसको पहले एनओसी लाना पड़ेगा, एनवायरनमेंट क्लियरेंस लेके आना पड़ेगा। और ये जो नोटिफिकेशन दिया गया वो किसके अंदर में दिया गया, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंडर में ये नोटिफिकेशन दिए गए। और ये मैंडेटरी कर दिया गया कि अगर कोई भी आप नया प्रोजेक्ट लगाओगे और अगर वो शेड्यूल 1 के अंदर में आता है, उस नोटिफिकेशन के अंदर जो है कई शेड्यूल होते हैं, ठीक है, अगर वो नोटिफिकेशन शेड्यूल 1 के अंदर आता है तो आपका वो क्लियरेंस लेके आना मैंडेटरी है। अगर टाटा, अंबानी, किसी को भी, बिरला, अगर कोई प्रोजेक्ट लगाना है और अगर वो प्रोजेक्ट शेड्यूल 1 के अंदर में आता है 1994 से पहले, तो उसको एनवायरनमेंट क्लियरेंस लेके आना पड़ेगा, दैट वाज मैंडेटरी। ठीक है, तो वही थोड़ा सा। बट 2006 में जो है इसके अंदर कुछ चेंज किए गए, 2006 के अंदर कुछ चेंज किए गए। वो चेंज क्या क्या किए गए वो हम थोड़ा सा आगे बात करेंगे। तो मैंने MOEFCC यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने जो है एक नया EIA लेजिस्लेशन हम लोग लेके आए हैं 2006 में, जिसके अंदर जो है कुछ प्रोजेक्ट्स के लिए मैंडेटरी कर दिया गया कि आपको तो जो है क्लियरेंस लाना ही पड़ेगा, यानी कि NOC लाना ही पड़ेगा, NOC, ठीक है, आपको लाना ही पड़ेगा। जैसे कुछ थर्मल पावर प्लांट, रिवर वैली प्रोजेक्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड, हाईवे, फोर्ट्स, इंडस्ट्री, तो यानी कि जो भी क्रूशियल चीज़ें हैं, जो बड़ी बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर की चीज़ें होती है जो एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचा सकती हैं, उनके लिए मैंडेटरी कर दिया गया कि आपको एनवायरनमेंट क्लियरेंस लेके आना ही पड़ेगा। इसमें एक चीज़ और जो बहुत बड़ा चेंज किया गया वो कर दिया गया क्या कि 2006 के बाद से स्टेट गवर्नमेंट्स को भी अथॉरिटी दिया गया एनवायरनमेंट्स को क्लियर करने का। उससे पहले सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो क्लियरेंस देता था। यानी कि इसका जो है डेमोक्रेटाइजेशन किया गया, डिसेंट्रलाइजेशन किया गया EIA का, ठीक है। तो 1994 से पहले ओनली स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, 1994 के बाद जो है स्टेट गवर्नमेंट को भी जो है दिया गया।
अथॉरिटी कि आप लोग भी क्लियरेंस दे सकते हो कुछ प्रोजेक्ट्स में, ठीक है। 2006 में जो नोटिफिकेशन आया था उसके अंदर में जितने भी प्रोजेक्ट हैं उनको दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया। एक को बोला गया कैटेगरी ए और एक को बोला गया कैटेगरी बी। ये जो 94 का जो नोटिफिकेशन था जिसके अंडर में पहले EIA नोटिस जो है वो जारी किया जाता था, इसको 2006 में जो है वो हम लोगों ने कम्प्लीटली इसमें अमेंडमेंट करके इसको बहुत ही रोबस्ट बना दिया गया। 2006 में जो अमेंडमेंट हुआ इसको हम लोगों ने जो भी प्रोजेक्ट थे उसको दो कैटेगरी में डिवाइड किया, कैटेगरी ए और कैटेगरी बी। देखिए पहले ही आपको मैं बता चुका हूँ तो कि 2006 में जो सबसे बड़ा चेंज था वो ये था कि अभी स्टेट गवर्नमेंट को भी पावर दे दी गई प्रोजेक्ट्स को क्लियर करने की। सेंटर के पास तो पहले से थी ही, स्टेट्स को भी दे दी गई। तो ये जो कैटेगरी ए वाले जो प्रोजेक्ट थे जो लगाए जाएंगे उसकी परमिशन कौन देगा, वो आएगा नेशनल लेवल से, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट। जो प्रोजेक्ट बी वाले जो आएंगे वो उसकी परमिशन कहाँ से आएगी, वो आएगी आपका स्टेट गवर्नमेंट के साथ। तो इन्होंने कैटेगराइज कर दिया गया, राइट। उसके ऊपर से कैटेगरी बी को भी हमने जो है फर्दर दो कैटेगरी में डिवाइड किया, B1 एंड B2। तो B1 के कैटेगरी ए के अंदर बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट होते हैं, जैसे कोई रेलवे प्रोजेक्ट हो गया या बहुत बड़ी फैक्ट्री लगानी है, कोई आपको कोई थर्मल पावर प्लांट लगाना है, या फिर कोई रिवर जो है जॉइनिंग कोई इस तरह के बड़े बड़े जो प्रोजेक्ट होते हैं वो कैटेगरी ए के अंदर में आते हैं, जिसकी परमिशन लेना मैंडेटरी है, जिसकी परमिशन लेना मैंडेटरी है, और वो परमिशन जो है सेंट्रल गवर्नमेंट ही देगा। कैटेगरी B1 के अंदर भी जो है बड़े प्रोजेक्ट आते हैं, बड़े प्रोजेक्ट आते हैं जो कैटेगरी 1 से खैर थोड़े से छोटे होते हैं, लेकिन स्टिल these companies or these projects which are under category B1, they have a potential of impacting our environment in a huge manner। तो B1 की परमिशन कौन देगा, स्टेट गवर्नमेंट देगा, लेकिन इनकी परमिशन लेना भी मैंडेटरी है, इनकी परमिशन लेना भी मैंडेटरी है। B2 वाले की परमिशन लेना मैंडेटरी नहीं है, अगर वो लेते हैं तो वेल एंड गुड है, नहीं लेते हैं मैंडेटरी नहीं है बेसिकली, राइट। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो कैटेगरी ए एंड कैटेगरी B1 ये दो कैटेगरी के प्रोजेक्ट की परमिशन लेना मैंडेटरी है, कैटेगरी B2 की नहीं है। सो दैट इज यू नीड टू नो। ए की परमिशन कौन देता है, सेंट्रल गवर्नमेंट, बी की परमिशन देता है स्टेट गवर्नमेंट, राइट। इसके अंदर जो है क्या है, इसके अंदर जो है 4 स्टेज में जो है ये प्रोसेस किया जाता है। जो EIA का जो पूरा साइकिल है वो 4 स्टेज में होता है, स्क्रीनिंग, स्कोपिंग, पब्लिक हेयरिंग और अप्रेजल। अप्रेजल यानी कि फाइनल अप्रूवमेंट, फाइनल जो आपको अप्रूवल लेना है दैट इज कॉल्ड अप्रेजल, राइट। तो 4 कैटेगरी में जो है वो किया जाता है, राइट। चलिए थोड़ा सा मैं आपको इसका प्रोसीजर बता देता हूँ अगेन। चलिए प्रोसीजर से पहले जो है इसकी जो है 2006 ये तो ऑलरेडी डन है, ठीक है। तो कैटेगरी B1 कैटेगरी ए ये ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं। कैटेगरी ए प्रोजेक्ट, कैटेगरी बी प्रोजेक्ट मैंडेटरी है, और कैटेगरी B2 इज़ नॉट मैंडेटरी, सो दैट इज़ ऑलरेडी डन। इसकी अलग से स्लाइड यहाँ पे बना रखी है तो आप इसको इजीली देख सकते हो। अगर मैं प्रोसेस की बात करूँ कौन कौन सी प्रोसेस इन्वॉल्व दे, वो यहाँ पे टोटल जो है 8 प्रोसेस इन्वॉल्व है। अच्छा EIA के बारे में थोड़ा सा एक चीज़ आपको और मैं बताना चाहता हूँ, EIA के अंदर सिर्फ वही प्रोजेक्ट नहीं होते हैं जो इंडिया में यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या फिर जो इंडिया की कंपनीज करती हैं। कई बार जो है हम लोग फॉरेन कंपनीज के साथ, जैसे वर्ल्ड बैंक के साथ या IMF के साथ या किसी फॉरेन कंपनी के साथ भी हम लोग कोलैबोरेशन करते हैं, है ना। तो फॉरेन कंपनीज के साथ जो इलेबोरेशन करते हैं उसकी डिफरेंट प्रोसेस हो सकती है, डिफरेंट प्रोसेस होती है, उनके जो है डिफरेंट क्राइटेरियाज हो सकते हैं एनवायरनमेंट को क्लियरेंस देने के, ठीक है। बट ओवरऑल चाहे आप जो है फॉरेन कंपनी के साथ कोलैबोरेट करो, चाहे इंडियन गवर्नमेंट जो है वो अपना कोई वहाँ पे एक प्रोजेक्ट लगा रही है, ओवरऑल जो है यहाँ पे 8 स्टेप्स होते हैं। कई बार वो 9 भी हो सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द प्रोजेक्ट एंड डिपेंडिंग अपॉन द पार्टी जो वहाँ पे इन्वॉल्व है। बट बेसिकली मोटे मोटे तौर पे जो है 8 प्रोसेस होती हैं, स्क्रीनिंग, स्कोपिंग, इम्पैक्ट एनालिसिस, मिटिगेशन, रिपोर्टिंग, रिव्यू, डिसीजन मेकिंग एंड पोस्ट मॉनिटरिंग। ये बेसिकली हमारे पास जो है 8 प्रोसेस होती हैं, जिसके बारे में थोड़ा सा ही आपको जानने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा डिटेल में यहाँ पे ना जाने की ज़रूरत है, ना ही मैं जाऊँगा। देखिए स्क्रीनिंग का मतलब तो ये है कि जैसे गवर्नमेंट के पास जो है वो 50 प्रोजेक्ट आए, उसके पास 50 प्रपोजल हैं,
मार्केट में इस समय, तो गवर्नमेंट क्या करती है, पहले इनको स्क्रीन करती है कि कौन से प्रोजेक्ट जो है कैटेगरी ए के अंदर है, कौन से कैटेगरी बी के अंदर है, कौन सा B1 के अंदर है, कौन सा B2 के अंदर है, किसके लिए जो है EIA मैंडेटरी है, किसके लिए मैंडेटरी नहीं है, कौन कितना कितना पैसा लगा रहा है, कौन से कितना एरिया में आएगा। तो इट्स जस्ट ए स्क्रीनिंग प्रोसेस, ठीक है। तो उस स्क्रीनिंग प्रोसेस में जो जिनकी EIA करना ज़रूरी होता है, फिर उसको देखा जाता है स्कोप। स्क्रीनिंग करने के बाद जिसको चाहिए मैंडेट, जिसको EIA करना है वो अलग कर देंगे, जिसको EIA नहीं करना है वो अलग कर देंगे। दैट्स द स्क्रीनिंग प्रोसेस। उसके बाद देखा जाता है स्कोप, कि उन प्रोजेक्ट्स का स्कोप क्या है, वो उनके अंदर जो एनवायरनमेंट को इम्पैक्ट करने का जो पोटेंशियल है वो कैसा है। जैसे मान लो वो कोई थर्मल पावर प्लांट है और वो भी कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट है, तो डेफिनेटली वो उसका इम्पैक्ट करने का पोटेंशियल ज़्यादा है। और सपोज कोई IT कोई कंपनी है ना, IT कंपनी तो कोई पोल्यूट नहीं करती हैं बहुत ज़्यादा एनवायरनमेंट को, तो उनका पोटेंशियल चेक किया जाता है, ठीक है। जोन ऑफ इम्पैक्ट, कौन से, वो कोस्टल एरिया में है, वो ज़्यादा पॉपुलेटेड एरिया में है, वो कहाँ पे है, उसका इम्पैक्ट कैसे हो सकता है, कोई वाटर बॉडी को इम्पैक्ट कर सकता है, सॉइल को इम्पैक्ट करता है, तो स्कोप देखा जाता है, ठीक है। मिटिगेशन पॉसिबिलिटी देखी जाती है एंड नीड फॉर द मॉनिटरिंग, तो ये सारी की सारी चीज़ें आपका स्कोपिंग में देखा जाता है। इम्पैक्ट प्रिडिक्शन, प्रिडिक्ट यानी कि असेसमेंट किया जाता है, उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या है, उसका नेगेटिव इम्पैक्ट क्या है, क्या वो जो इम्पैक्ट होंगे वो इरिवर्सिबल हैं या रिवर्सिबल हैं। रिवर्सिबल इन द सेंस कि अगर कोई नेगेटिव इम्पैक्ट है, क्या उसको हम लोग बाद में रिवर्स करके उसको ओरिजिनल कर सकते हैं, या फिर कुछ इम्पैक्ट ऐसे होते हैं जो रिवर्स हो ही नहीं सकते। एक बार नेगेटिव हो, मतलब हार्म हो गया तो हो गया, क्या वो परमानेंट है, क्या वो टेम्परेरी है। इस तरह की चीज़ें हम लोग जो है प्रिडिक्ट करते हैं कहाँ पे, इम्पैक्ट प्रिडिक्शन के अंदर, ठीक है। एक फिर आता है हमारा मिटिगेशन मेजर्स, कि चलिए ठीक है आपने इम्पैक्ट कर दिया, आपने हार्मफुल इम्पैक्ट कर दिया, लेकिन अभी उसको रोक के कैसे, उसको मिटिगेशन कैसे कर सकते हैं, तो वो सब किया जाता है मिटिगेशन मेजर वाले प्रोसेस के अंदर। तो इसमें क्या है, EIA रिपोर्ट शुड इंक्लूड द एक्शंस एंड द स्टेप्स फॉर प्रिवेंटिंग, मिनिमाइजिंग और पासिंग द इम्पैक्ट और एल्स द लेवल ऑफ कंपनसेशन फॉर द प्रोबेबल एनवायरमेंट डैमेज। देखिए एनवायरमेंट डैमेज तो होगा ही होगा, इसीलिए तो हम लोग EIA कर रहे हैं, लेकिन क्या वो जो डैमेज होगा, क्या हम लोग उससे उसको जितना हो सके उतना कम कर सकते हैं, ये जो है इस रिपोर्ट में लिखा जाता है कि देखिए सर ये इम्पैक्ट होगा, इस इम्पैक्ट को दूर करने के लिए हम लोग ये जो है प्रोसीजर कर सकते हैं, ये स्टेप हम लोग ले सकते हैं। और अगर आप लोग स्टेप नहीं ले पा रहे हो तो हम लोग कंपनसेशन कैसे करेंगे। जैसे कोई लोकल पॉपुलेशन है किसी गांव में, जो है किसी ट्राइबल एरिया में, रिमोट एरिया में कोई प्रोजेक्ट लगाया गया, ठीक है, इम्पैक्ट नेगेटिव इम्पैक्ट होगा एनवायरनमेंट का, तो दैट इज़ फॉर श्योर, लेकिन वहाँ की जो लोकल जनता है, वहाँ की जो स्टेट गवर्नमेंट है, क्या वो कंपनी उनको कंपनसेट करेगी इन टर्म्स ऑफ मनी, तो वो सब इसके अंदर किया जाता है। अब ये सब करने के बाद जो है ये पूरी की रिपोर्ट जो है वो जनता के सामने रखी जाती है, ठीक है, उसका रिव्यू किया जाता है, और इट्स ए पब्लिक रिव्यू, इट्स अ पब्लिक रिव्यू। तो वहाँ की जो लोकल पॉपुलेशन होती है उसके सामने ये प्रोजेक्ट रखा जाता है, देखो भाई ये यहाँ पे हम लोग प्रोजेक्ट लगा रहे हैं, ये जो है इसकी प्रिडिक्शन की है हम लोगों ने, ये ऐसे ऐसे जो है आपके एनवायरनमेंट पे नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकते हैं, ये आपकी लिविंग को, आपकी हेल्थ को, आपकी सोइल को, आपके वाटर को इस तरह से इम्पैक्ट कर सकता है। नाउ अभी आपके सामने है, आप इसको ऑडिट करो, आप इसको रिव्यू करो, ठीक है। तो उसको बोलते हैं पब्लिक हियरिंग और रिव्यू। अब जब पब्लिक ने एक बार उसको क्लियर कर दिया, ठीक है, उसके ऊपर अपनी सजेशंस देंगे वो लोग, कुछ सजेशन को जो है वो गवर्नमेंट मान लेती है, किसी को नहीं मानती है, ठीक है। वो सारा प्रोसीजर होने के बाद जो है डिसीजन लिया जाता है, ये बोलते हैं डिसीजन मेकिंग स्टेज। तो इम्पैक्ट असेसमेंट अथॉरिटी जो होती है, अलोंग विद द एक्सपर्ट्स consult the project in charge along with consultant to take the final decision keeping in mind EIA and EMP एनवायरमेंट मैनेजमेंट प्लान, यानी कि उन्होंने असेसमेंट करने के बाद जो प्लान रखा है सरकार के सामने कि ये स्टेप हम लोग लेंगे, ठीक है, तो फाइनल डिसीजन लिया जाता है। मॉनिटरिंग एंड द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द एनवायरमेंट मैनेजमेंट, अब ये मैनेजमेंट प्लान जो रखा है उन्होंने सरकार के सामने, उसकी भी मॉनिटरिंग की जाती है बाद में कि क्या उन्होंने जो प्लान रखा था उसको प्रॉपरली इम्प्लीमेंट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं,
ठीक है। सो दैट इज़ ऑल दैट। अब ये कहाँ कहाँ से स्टार्ट होता है, कुछ स्टेप्स यहाँ पे देखो हमने दिए हैं। स्टार्ट होगा सबसे पहले, उसके बाद साइट सिलेक्शन किया जाएगा, ठीक है, कि जैसे किसी अर्बन एरिया में लगाना है, रूरल एरिया में लगाना है, किसी कोस्टल एरिया में लगाना है, तो साइट का सिलेक्शन किया जाता है। साइट का सिलेक्शन करके बाद जो है EIA, एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट भी बनाई जाती है, जिसके अंदर वो पूरे के पूरे आपके 8 स्टेप होते हैं। एक बार वो रिपोर्ट आपने कंप्लीट कर दिया तो उसके बाद उसको NOC के लिए भेजा जाता है कि देखिए हम लोगों ने असेसमेंट कर ली है, पब्लिक हियरिंग भी कर लिया है, मैनेजमेंट प्लान भी हम लोगों ने रख दिया है कि अभी हम लोगों को NOC चाहिए सो दैट वी कैन प्रोसीड विद द प्रोजेक्ट। ठीक है। अब ये NOC कहाँ जाएगा, ये जाएगा स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के पास। ठीक है, स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के पास जाएगा और वो जो है पब्लिक से भी कुछ सजेशंस लेता है। उस पे जाने के बाद जो है वो एनवायरनमेंट क्लियरेंस के लिए जाता है, एनवायरनमेंट क्लियरेंस के लिए जाता है। ये सारी प्रोसेस के बाद जो है वो कहाँ जाएगा, इट वुड बी रिव्यूड बाय द एनवायरनमेंट अप्रेजल कमिटी। वो कमेटी इसको फाइनली के कमेटी के पास जाता है। अब कमेटी क्या कर सकती है, या तो उसको कंप्लीटली रिजेक्ट कर सकती है, या उसको कंप्लीटली एक्सेप्ट कर सकती है, या कमेटी ये भी बोल सकती है कि देखो ओवरऑल ये ठीक है लेकिन इसमें थोड़ी सी जो है इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है, तो कुछ चेंजेस को भी सजेस्ट कर सकता है। अगर एनवायरनमेंट अप्रेजल कमेटी चेंजेस सिलेक्ट करती है तो वो दोबारा से EIA कराया जाता है कि देखिए इस EIA के अंदर कुछ कमियां थी, ठीक है, आप उसको दूर करके हमारे सामने लाइए, एक अच्छा सा मैनेजमेंट प्लान हमारे सामने लाइए, फिर हम जाके उसको जो है दोबारा से रिव्यू करेंगे, या एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है बाद में डिसाइड करेंगे। ठीक है, सो ये पूरे का पूरा साइकिल जो चलता है, राइट। तो प्रोसेस है, उसके अंदर जो है असेसमेंट ऑफ अल्टरनेटिव्स, असेसमेंट ऑफ अल्टरनेटिव्स, ठीक है। जैसे कोई आपने मैनेजमेंट प्लान रखा, अब ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ एक ही प्लान आप वहाँ पे रखोगे, कुछ अल्टरनेटिव प्लान्स भी रखे जाते हैं। सपोज जैसे आपने कोई कोस्टल एरिया में कोई फैक्ट्री लगानी है, अब आपने उसका EIA कराया और EIA से पता लगा कि वहाँ के कोस्टल एरिया को काफ़ी नुकसान हो रहा है, तो आप क्या करते हो, एक अल्टरनेटिव भी सजेस्ट कर सकते हो कि देखिए इसको यहाँ पे लगाने की बजाय आप यहाँ पे भी लगा सकते हो। या फिर आपने EIA कराया और उससे पता चला कि आपका जो है एनवायरनमेंट जो है वो हार्मफुली नेगेटिवली इम्पैक्ट हो रहा है, तो आपने उसके लिए जो है मिटिगेशन वहाँ पे जो है एक प्लान बनाया कि इसको हम लोग ऐसे मिटिगेट कर सकते हैं। तो सिर्फ एक तरीका ही से ही आपको नहीं बताना है, आपको जो है उसको अल्टरनेटिव मेथड भी देने पड़ेंगे। देखिए इस तरह से नहीं तो इस तरह से हम लोग ठीक कर सकते हैं, अगर ये सक्सेसफुल नहीं होता है तो दूसरे तरीके से हम ऐसे कर सकते हैं, तो अल्टरनेटिव तरीके आपको बताने पड़ते हैं। ठीक है, और ये सारे के होने के बाद जो है एक हम लोग रिस्क असेसमेंट करते हैं ओवरऑल। ठीक है, अब इसका इंपॉर्टेंस क्या है, ऑलरेडी इंपॉर्टेंस हम लोग कर चुके हैं। ठीक है, क्यों कि ताकि हमारा एनवायरनमेंट सेफ रहे, तो दैट इज ये क्या, EIA लिंक्स एनवायरनमेंट विद डेवलपमेंट। देखिए वही मैंने आपको बताया था ना शुरू में, ग्रोथ और डेवलपमेंट में क्या फ़र्क होता है, तो ये हमारे डेवलपमेंट पे फोकस करता है रादर देन ग्रोथ, ताकि एनवायरमेंटली सेफ रहे हमारा प्रोजेक्ट और वो सस्टेनेबली जो है वो काम करता रहे। कॉस्ट इफेक्टिव मेथड बताता है टू एलिमिनेट और मिनिमाइज द एडवर्स इम्पैक्ट ऑफ द डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। डिसीजन मेकर्स के जो डिसीजन है उसको ज़्यादा इफेक्टिव बनाता है ना। देखिए अगर आपको डिसीजन लेने से पहले ही पता होगा कि यहाँ पे ये इम्पैक्ट हो सकता है, ये नहीं हो सकता है, तो आप डिसीजन को जो अच्छे तरीके से ले सकते हो। ठीक है, EIA encourages the adaptation of the mitigation strategy. EIA makes sure that the development plan is environmentally sound and within the limits of the capacity of assimilation and the regeneration of ecosystem. Basically वही बात कर रहा है कि डेवलपमेंट, ग्रोथ और एनवायरनमेंट के बीच में एक बैलेंस बना के चलना है, इसीलिए जो है EIA इतना इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन हर चीज़ की तरह जो है EIA जो है ये अपने आप को फुल प्रूफ सोल्यूशन नहीं है। देयर आर लॉट ऑफ शॉर्टकमिंग्स इन दिस EIA। सबसे बड़ी बात तो क्वालिटी की है। क्वालिटी देखिए, जिन लोगों को, जिन एक्सपर्ट को जो है EIA करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है, बहुत बार देखा गया है कि उसमें जो है एक्सपर्ट्स की कमी होती है। जब एक्सपर्ट्स की उसके अंदर कमी होगी तो डेफिनेटली वो रिपोर्ट भी अच्छी नहीं बनाएंगे। तो ये EIA की रिपोर्ट जो है बहुत बार देखा गया है कि काफ़ी लो क्वालिटी की होती है। जितना ध्यान वहाँ पे दिया जाना चाहिए था उतना नहीं दिया गया, जिन स्टेक होल्डर्स को कंसल्ट करना चाहिए था उनको नहीं किया गया, बहुत सारी चीज़ों को नेग्लेक्ट कर दिया गया, जानबूझ के कर दिया गया। करप्शन के केस भी बहुत बार सुनने को मिलते हैं। ठीक है, फ्रॉड होता है बहुत बार। यहाँ पे जो उस एक्सपर्ट कमेटी के जो मेंबर होते हैं उनको पैसा वैसा खिलाया जाता है बाय कंपनीज़,
ठीक है। ये जो ईआईए के लिए कुछ अथॉरिटीज़ होती हैं, ईआईए के लिए कुछ प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स भी होते हैं, जिनको ये कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है कि आप हमारा ईआईए करिए। कोई जैसे रिलायंस को कोई प्रोजेक्ट लगाना है तो रिलायंस किसी कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दे देगी ईआईए करने के लिए। उस कंपनी के अंदर जो है वो पैसा उनको करप्ट तरीके से, इलीगल तरीके से देता है, और वो सारे का सारा यहाँ पे अब देखो ये तो नेचुरल सा है, ठीक है। उसके अलावा जो है कुछ स्ट्रेटेजिक इंडस्ट्री होती हैं, स्ट्रेटेजिक जैसे न्यूक्लियर एनर्जी से रिलेटेड अगर आपको कोई प्लांट लगाना है। अब इसके अंदर जो इनका मैनेजमेंट प्लान होता है कि आप लोग प्लांट लगाने के बाद उसका वेस्ट मटेरियल होगा उसको कैसे हैंडल करोगे, अगर कोई कल को थ्रेट होता है आपके न्यूक्लियर प्रोजेक्ट को, उसको आप कैसे हैंडल करोगे, वो सारी की सारी चीज़ें जो है कॉन्फिडेंशियल रखी जाती हैं कुछ स्ट्रेटेजिक इंडस्ट्री वाले केसेस में। जैसे कोई खास बहुत ही सेंसिटिव केमिकल इंडस्ट्री होती है या फिर न्यूक्लियर एनर्जी से रिलेटेड कोई प्रोजेक्ट होता है तो कॉन्फिडेंट रखा जाता है उसको, ठीक है। मतलब पब्लिक हियरिंग नहीं हो सकती उसकी। सो ये इसका काफ़ी बड़ा ड्रॉबैक है, ठीक है। तो दैट इज़ अ थिंग। इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस प्लान्स आर नॉट डिस्कस्ड इन सफिशिएंट डिटेल। देखिए ये तो बात, फिर वो बोलते हैं कि हमारे पास पैसे की कमी है, हमारे पास जो है टाइम की कमी है। तो टाइम की कमी की वजह से जो है इसके प्रोविजंस जो है, जो मैनेजमेंट प्लान होता है उसको प्रॉपरली जो है पूरी तरह से डिस्कशन नहीं हो पाता है। सो दैट इज़ द थिंग। ऊपर से एप्लीकेबिलिटी वाला पार्ट है। एप्लीकेबिलिटी, जो थोड़े बहुत सजेशंस दिए भी जाते हैं उनको अप्लाई किया नहीं जाता है, ठीक है। क्योंकि कुछ प्रोजेक्ट ऐसे होते हैं जो काफ़ी, देखिए जो एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट जो कैटेगरी ए और कैटेगरी बी वन होती है ना, बी वन को तो खैर आप छोड़ ही दो, बी वन तो रहेगा, बी टू को तो आप छोड़ ही दो। तो कैटेगरी ए वन और कैटेगरी बी वन, इसके अंदर कुछ ऐसी कंडीशन होती हैं कि अगर वो पर्टिकुलर एरिया, जैसे कोई कंपनी लगाना है रिलायंस को, अगर रिलायंस ने बोला कि चलिए मैं इस कंपनी में जो है 1000 करोड़ रुपीज़ लगाऊंगा, तो देर आर फ्यू कंडीशंस के एक लिमिट से कम जो है आपको ईआईए की ज़रूरत नहीं पड़ती है। यानी कि इन्वेस्टमेंट इतना कम है कि आपको ईआईए की रिक्वायरमेंट है ही नहीं। तो बहुत बार कंपनी क्या करती हैं, ये जो टारगेट होता है जो उसको कम शो करती हैं। लगाना उसको 2000 करोड़ रुपीज़ है लेकिन वो शो करेगा 1000 करोड़ रुपीज़, और 1000 करोड़ रुपीज़ में उसको ईआईए कराना नहीं पड़ेगा, है ना। सो ये भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है यहाँ पे। एक्सपर्ट कमेटी जो है उनकी कंपोजिशन का तो प्रॉब्लम है ही, वो एक्सपर्ट नहीं होते हैं। उसके अंदर एनवायरमेंटलिस्ट को हम लोग इंक्लूड नहीं करते, वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट को इंक्लूड नहीं करते, एंथ्रोपोलॉजिस्ट को इंक्लूड नहीं करते। एंथ्रोपोलॉजिस्ट यानी कि जो वहाँ की ट्राइबल कम्युनिटीज़ होती हैं उनके ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ेगा, उनके कल्चर के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ेगा, उनके लिवलीहुड के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ेगा, उनको हम लोग इसमें इंक्लूड नहीं करते हैं। तो डेफिनेटली देखो ईआईए कर क्यों रहे हैं, या ये इसीलिए कर रहे हैं ना कि एनवायरनमेंट के ऊपर, वहाँ की लोकल पॉपुलेशन के ऊपर जो है, वहाँ का फ्लोरा फोना के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट ना पड़े। दैट इज़ द ओनली पर्पज़ ऑफ ईआईए। लेकिन अगर वहीं की लोकल जनता को अगर आप उसमें इंक्लूड नहीं करोगे तो डिसीजन जो है वो क्वालिटी नहीं हो सकता डिसीजन, है ना। सो दैट इज़ द थिंग। पब्लिक हियरिंग की भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। बहुत सारे लोग तो इलिटरेट हैं, उनको पता ही नहीं है कि क्या प्रोजेक्ट है, उसकी लैंग्वेज बहुत डिफ़िकल्ट होती है तो उनको समझ में नहीं आती है लैंग्वेज। बहुत बार क्या होता है, जो ये पब्लिक को कंसल्ट जो है बिल्कुल एंड स्टेज में किया जाता है, जब सारे का सारा ईआईए तैयार हो जाता है तब उन कंसल्ट किया जाता है। यार पब्लिक को आप शुरू से कंसल्ट करो ना, पहले वाली स्टेप से कंसल्ट करो ताकि पब्लिक को पता चलते रहे क्या क्या हो रहा है। आप एंड में उनके साथ कंसल्ट करते हो, वो भी इतना डिफिकल्ट कॉम्प्लिकेटेड डॉक्यूमेंट लेके जाते हो तो उनको आधी चीज़ें तो समझ ही नहीं आती हैं लास्ट स्टेज में। और जब लास्ट स्टेज में उनके पास लेके आओगे तो डिसीजन मेकिंग में उनका कोई रोल नहीं होता है ना। सो दैट इज़ ऑल्सो अ वेरी नेगेटिव थिंग ऑफ इट, ठीक है। तो इंडिजिनस नॉलेज को जो है वो बिल्कुल ही नेगलेक्ट किया जाता है बहुत बार। जैसे सपोज करो किसी कोस्टल एरिया में या किसी आइलैंड पे कोई कम्युनिटी रहती है तो डेफिनेटली दे आर लिविंग देयर फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स एंड नाउ दे हैव डेवलप्ड देयर लोकल नॉलेज ऑल्सो, है ना। वहाँ की जो रॉक्स होती हैं, वहाँ का जो वाटर होता है, वहाँ की जो लैंड फॉर्म्स होती हैं, वहाँ के जो ट्रीज़ होते हैं, लोकल लोगों को बहुत सारी नॉलेज होती है, ठीक है। लेकिन जनरली देखा गया है कि ईआईए में जब डेटा कलेक्ट किया जाता है तो वहाँ के लोकल लोगों की नॉलेज को नेग्लेक्ट कर दिया जाता है, ठीक है। क्योंकि लोकल लोग जो वहाँ पे रहते हैं वो वहाँ का लोकल मटेरियल यूज़ करते हैं जो वहाँ के एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग बहुत ही बढ़िया होता है, वो सस्टेनेबल होता है। लेकिन जो बाहर से कंपनी आती हैं वो क्या करती है, लोकल नॉलेज को नेगलेक्ट करके जो है कुछ और ही यूज़ करना शुरू कर देते हैं। वहाँ पे सीमेंट और स्टील और पता नहीं क्या क्या, जो वहाँ के लोकल एनवायरनमेंट के हिसाब से हो सकता है सूटेबल ना हो उस तरह का मटेरियल। तो लोकल लैंग्वेज को जो है वो लोकल नॉलेज को बिल्कुल ही इग्नोर कर दिया जाता है। सो दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द ड्रॉबैक।
अब इतने ड्रॉबैक के बाद जो है गवर्नमेंट ने सोचा कि हम लोग जो है नया नोटिफिकेशन लेके आएंगे। 2022 में जो है एक नया नोटिफिकेशन आया। हालांकि गवर्नमेंट का ये आर्गुमेंट है कि हम लोग ये नया नोटिफिकेशन इसीलिए लेके आए हैं ताकि इस पूरी प्रोसेस को जो है ज़्यादा ट्रांसपेरेंट बना सकें। ठीक है, ज़्यादा ट्रांसपेरेंट बना सकें। ठीक है, ऑनलाइन सिस्टम इंट्रोड्यूस कर दिया गया ताकि वो जनता को जो है पता चलता रहे, डेलीगेशन हो, फर्दर रैशनलाइजेशन हो। बट ये गवर्नमेंट का जो आर्गुमेंट है इट इज़ कंसीडर्ड टू बी फ्लॉड बिकॉज देर आर लॉट ऑफ ड्रॉबैक्स। देखिए, गवर्नमेंट जो है कभी भी नहीं चाहेगी कि वो ग्रोथ रुके। गवर्नमेंट हमेशा चाहती है कि अगर कोई कंपनी कोई प्रोजेक्ट लगाना चाह रही है तो उसको लगाने दिया जाए। गवर्नमेंट अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती है कि उसको लगाने, क्योंकि वो क्या करता है, आउटपुट जनरेट करेगा, हमारी जीडीपी में जो है वो कंट्रीब्यूट करेगा, वहाँ की लोकल जनता को जो है वो एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराएगा। तो गवर्नमेंट कभी नहीं चाहती है, और ये डिपेंड करता है गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट। कुछ गवर्नमेंट ऐसी होती है जो एनवायरनमेंट को लेकर काफ़ी सेंसिटिव होती हैं, वो हर प्रोजेक्ट से पहले थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देती हैं कि एनवायरनमेंट सस्टेनेबल हो, वो सारी की सारी चीज़ें। कुछ गवर्नमेंट ऐसी होती है जो ग्रोथ पे ज़्यादा फोकस करती हैं कि उनको जीडीपी ग्रोथ ज़्यादा अच्छी नज़र आती है रादर देन देखा एनवायरनमेंट को नुकसान हो तो हो, हमें तो ग्रोथ चाहिए, जैसे चाइना में होता है, अभी रिसेंटली इंडिया में भी होना स्टार्ट हुआ है। तो वी आर नेग्लेक्टिंग एनवायरनमेंट ऑन द कॉस्ट ऑफ ग्रोथ, राइट। सो गवर्नमेंट के जो है नया 2020 नोटिफिकेशन लेके आई जिसके अंदर काफ़ी ज़्यादा चीज़ें ऐसी थी जो 2006 में नहीं थी, उन्होंने चेंज कर दिया गया। उसमें सबसे बड़ी बात क्या है, एक जो सबसे बड़ा जो क्लोज है जो काफ़ी प्रॉब्लमेटिक है वो है पोस्ट फैक्टो अप्रूवल। पोस्ट फैक्टो का मतलब होता है कि आप लोग ना प्रोजेक्ट शुरू कर दीजिए, आप कंस्ट्रक्शन शुरू कर दीजिए, आपको अप्रूवल बाद में मिल जाएगा। दैट इज द थिंग। पहले क्या होता था, पहले आप जो है रिपोर्ट लाइए, पब्लिक रिव्यू कीजिए, उसके बाद आपको जो है हम लोग परमिशन देंगे। 2020 में क्या कर दिया गया, पहले आप कंस्ट्रक्शन शुरू कर दो सर, परमिशन बाद में ले लो। सो ये पूरी जो स्पिरिट है EIA की, उस पूरी स्पिरिट के अगेंस्ट ही जा रहा है। यानी कि एक तरह से आप उसको ये कह रहे हो कि आप पहले एनवायरनमेंट को बर्बाद कर दीजिए, बाद में परमिशन ले लीजिए। अब वो परमिशन भी गई ऐसे नहीं, उस परमिशन को आप 2 साल बाद लो, 5 साल के बाद लो, 10 साल के बाद लो। अरे भैया 10 साल तो आपने एनवायरनमेंट को जो है हार्म कर ही दिया ना, आपने उसको डिग्रेड कर दिया ना 10 साल, तो 15 साल, तो 15 साल के बाद आप परमिशन ले रहे हो, तो देयर इज़ नो पॉइंट। तो ये सबसे बड़ा पॉइंट है इसको ड्रॉबैक का 2020 में जो है नोटिफिकेशन जो इशू हुआ था। ठीक है, प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल के अगेंस्ट जाता है। प्रिकॉशन मतलब आप वो चीज़ होने से पहले ही प्रिकॉशंस लेते हो। आप प्रोजेक्ट लगाने जा रहे हो, आपने पहले ही असेसमेंट करोगे ना कि ये नुकसान होगा, ये मैं मिटिगेशन के प्लान बनाऊंगा, ऐसे इसको मैं सोल्व करूंगा, उससे बोलते हैं प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल। लेकिन ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि आप जाइए, कंस्ट्रक्शन शुरू करिए, प्रोजेक्ट चलाइए, प्रोडक्शन कीजिए, एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट जो है वो बाद में होता रहेगा, परमिशन आपको बाद में दे देंगे। सो दिस इज कंप्लीटली रॉन्ग। ऊपर से इस ड्राफ्ट ने क्या किया, पहले क्या होता था 2020 से पहले 2006 वाले में, जब EIA की रिपोर्ट बनती थी और पब्लिक हियरिंग के लिए जो है वो 30 डेज होते थे, तो 30 दिन तक जो है पब्लिक उसको पढ़ सकती है, उसको समझ सकती है, कंसल्टेशन कर सकती है। अभी ये पीरियड जो है 30 से घटा के जो है इसको 20 डेज कर दिया गया। ठीक है, 20 डेज कर दिया गया। सो दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द ड्रॉबैक, ताकि ये प्रोसेस को जो है जल्दी से जल्दी ख़त्म कर दिया जाए, तो टाइम का जो है रिडक्शन कर दिया गया है, तो ये भी एक प्रॉब्लम जो है क्रिएट करता है। 2006 में क्या था कि जैसे मान लो रिलायंस ने कोई प्रोजेक्ट लगाया, उसकी EIA जो है उसको मिल गया, अब वो EIA के साथ साथ क्या देता है, वो EMP भी देता है ना, मैनेजमेंट प्लान, कि देखिए हमारे प्रोजेक्ट से नुकसान हो रहा है लेकिन इस नुकसान को दूर करने के मेरे पास एक प्लान है। हर 6 महीने के बाद वो प्लान जो है रिव्यू किया जाता था कि देखिए आपने बोला था कि आप ये सब करोगे इस डैमेज को कंट्रोल करने के लिए, क्या आपने वो किया कि नहीं किया। तो वो हर 6 महीने के बाद उसका असेसमेंट होता था। लेकिन 2020 में क्या कर दिया गया, 1 साल तक, यानी कि 1 साल तक जो है आप जो मर्जी कीजिए वहाँ पे, 1 साल तक आपको कोई पूछने वाला नहीं है। सो दैट इज ऑल्सो अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ EIA। ठीक है, और इस पे हेल्थ पे तो वैसे भी फोकस नहीं किया जा रहा कि वहाँ के लोकल सोशल और हेल्थ के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, तो इसको टोटली कोई 2020 वाले में इसको कोई मेंशन ही नहीं किया गया।
कि वहाँ के लोकल लोग जो हैं उनकी हेल्थ पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, उनके जो सोशल स्ट्रक्चर है उसके ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, इसको कंप्लीटली रिजेक्ट कर दिया गया। जैसे कोई एग्जांपल हमने दिया है, जैसे सपोज करो कोई माइनिंग प्रोजेक्ट लगाया जाना है, कहीं पे कोल माइनिंग किया जाना है। अब उस कोल माइनिंग अगर वो हो रही है वहाँ पे तो डेफिनेटली नुकसान तो हो ही रहा है। तो हर 6 महीने के बाद आप पहले क्या करते थे, उसका रिव्यू करते थे। अभी वो 1 साल भर में चला गया, 1 साल भर के बाद आपको रिव्यू करते हैं, तब तक तो बहुत नुकसान हो चुका होता है। सो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द थिंग। दूसरा, गवर्नमेंट ने ये बोला कि कुछ ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो स्ट्रेटेजिक नेचर के होते हैं, स्ट्रेटेजिक नेचर के, यानी कि जो नेशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड होते हैं, स्ट्रेटेजिक नेचर के। उस स्ट्रेटेजिक नेचर के जो प्रोजेक्ट होंगे उसकी इंफॉर्मेशन जो है हम लोग पब्लिक को नहीं दे सकते। यानी कि अगर आपने आरटीआई लगा दिया, आरटीआई सपोज करो टाटा ने क्या कर रखा है, कोई डिफेंस से रिलेटेड कोई प्रोजेक्ट लगा रखा है, कोई डिफेंस इक्विपमेंट बना रहा है वो टाटा। अब इसके रिगार्डिंग अगर आपने आरटीआई लगा दिया कि देखो ये प्रोजेक्ट आपने लगाया था, इसका ईआईए रिपोर्ट मुझे चाहिए, इसका मैनेजमेंट प्लान मुझे चाहिए, आप लोग इसमें क्या क्या कर रहे हो, तो आरटीआई के अकॉर्डिंग जो है आपको इसकी इन्फॉर्मेशन नहीं मिल सकती। वंस ए प्रोजेक्ट इज डिक्लेयर्ड एज स्ट्रेटेजिक, no information related to such project shall be placed in the public domain। so ये तो भैया पूरा ही पब्लिक स्क्रूटिनी के अगेंस्ट चला गया है ना। गुड गवर्नेंस का एक बहुत बड़ा जो कंपोनेंट होता है वो क्या, ट्रांसपेरेंसी। तो कोई ट्रांसपेरेंसी ही नहीं है, सब कुछ सीक्रेट हो रहा है। तो ये तो गवर्नमेंट के डिस्क्रिप्शन के ऊपर डिपेंड करता है, वो चाहे किसी प्रोजेक्ट को स्ट्रेटेजिक बोल दे। अब गवर्नमेंट ने 2020 नोटिफिकेशन में ये भी नहीं बोल रखा है कि देखो इन प्रोजेक्ट को हम लोग स्ट्रेटेजिक डिक्लेयर करेंगे। गवर्नमेंट की मर्जी है, जिसको चाहे वो स्ट्रेटेजिक डिक्लेयर कर ले। तो ये इसका बहुत बड़ा क्रिटिसिज्म है। एक और क्रिटिसिज्म देखिए, इसको मैं आपको बताता हूँ वो क्या है। पब्लिक, अगर किसी पब्लिक पर्सन को लगता है कि इस प्रोजेक्ट से नुकसान हो रहा है, तो वो पब्लिक पर्सन जो है वो, अगर किसी पब्लिक पर्सन को लगता है कि यहाँ पे कानून का वायलेशन हो रहा है, एनवायरनमेंट को नुकसान हो रहा है, तो वो कोर्ट में नहीं जा सकता। तो ये तो बहुत बड़ी बात हो गई। कोर्ट में कौन जा सकता है? कोर्ट में जाएंगे वो लोग जो ईआईए का पार्ट थे, जिसने वो इम्पैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट बनाई थी, उस कमेटी के लोग जा सकते हैं। रेगुलेटरी अथॉरिटी जो होती हैं अरे वो क्यों जाएंगी भैया, उन्होंने तो रिपोर्ट बना रखी है, वो क्यों जाएंगे कोर्ट में ये बोलेंगे देखो मैंने रिपोर्ट बनाई थी, अब ये जो है वायलेशन कर रहे हैं। नो, जनता नहीं जा सकती। सो ये कंप्लीटली नेचुरल जस्टिस के अगेंस्ट है। तो सिर्फ गवर्नमेंट अथॉरिटी ही जाएगी, या तो गवर्नमेंट अथॉरिटी जा सकती है जो सरकारी महकमे में लोग हैं, या फिर अप्रेजल कमेटी है जिसने उसको अप्रूव किया था, ईआईए को प्रोजेक्ट किया था, या जो रेगुलेटरी अथॉरिटी हैं वो जा सकती हैं। अरे आम जनता क्यों नहीं जा सकती है? आम जनता को भी ये राइट होना चाहिए ना कि वो कोर्ट में जाए, जुडिशरी को बताए कि ये प्रोजेक्ट इन्होंने लगाया था और ये ऐसे ऐसे डैमेज कर रहे हैं। तो दिस इज अगेंस्ट द नेचुरल जस्टिस। दूसरा, 2006 के अंदर ऐसे प्रोजेक्ट्स को जो है एनओसी लेना पड़ता था जिनका एरिया जो है 20,000 स्क्वायर मीटर या इससे ज़्यादा होता। यानी कि बहुत छोटी कंपनी को भी परमिशन लेनी पड़ती थी। लेकिन अभी इसका एरिया जो है इंक्रीज करके हम लोगों ने 1,50,000 स्क्वायर मीटर कर दिया। यानी कि अगर इससे कम एरिया में अगर कोई प्रोजेक्ट है तो उसको जो है हम लोग एनओसी ईजिली दे देंगे, यानी कि उसकी कंप्लीटली स्क्रूटनी नहीं करेंगे। ठीक है, ऊपर ऊपर से देखा होगा, चलिए ठीक है उसको पास कर दिया, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा नुकसान है। तो इसमें से बहुत सारी फैक्ट्री कंपनी जो था वैसे ही एग्जेम्प्ट हो जाएंगी, है ना। थोड़ा बहुत बचेगा, उसको आप जो है स्ट्रेटेजिक डिक्लेयर कर दोगे, तो ईआईए का मतलब ही क्या रहा, है ना। सो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द क्रिटिसिज्म। सो दैट इज ऑल अबाउट योर, अभी एक बार स्लाइड में देख लेते हैं, स्लाइड में देख लेते हैं एक बार, ठीक है। वी हैव सीन द पर्पस, वी हैव सीन द हिस्ट्री एंड एवोल्यूशन ऑफ इट। सेलिएंट फीचर हम लोगों ने देखा था 2006 वाले के, है ना। सबसे बड़ा सेलिएंट फीचर क्या था? वो तो यही था ना कि स्टेट गवर्नमेंट को भी हम लोगों ने इसमें इन्वॉल्व कर दिया था, स्टेट गवर्नमेंट में, यानी कि जो कैटेगरी बी वाले प्रोजेक्ट हैं, सबसे बड़ा तो रोल ये है, राइट। प्रोसेस क्या है वो हम लोगों ने देख लिया, देयर आर 8 प्रोसेसेस, है ना, 8 प्रोसेस होती हैं यहाँ पे, हम लोगों ने देख लिया, राइट। उसकी स्क्रीनिंग करेंगे, स्कोपिंग करेंगे, मिटिगेशन करेंगे, पब्लिक हियरिंग करेंगे एंड ऑल दैट। इंपॉर्टेंस ऑफ ईआईए क्या है वो ऑलरेडी यहाँ पे पर्पस में क्लियर हो चुका है हमारा। हम लोग क्या कर रहे हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। सो दैट इज ऑल
द सिग्निफिकेंस ऑफ EIA। ड्रॉबैक क्या है ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं। ड्रॉबैक में भी पब्लिक हियरिंग अच्छे से नहीं होती, जो कमेटी के अंदर जो एक्सपर्ट होते हैं बहुत बार तो एक्सपर्ट होते ही नहीं, उसमें जो है एंथ्रोपोलॉजिस्ट, सोशोलॉजिस्ट, इनको इंक्लूड नहीं किया जाता है। करप्शन का इसमें बहुत बड़ा केस है बहुत बार, और रिपोर्ट की क्वालिटी बहुत ख़राब होती है। कई बार ऐसा देखा गया कि रिलायंस ने कोई प्रोजेक्ट लगाया है उसके लिए भी EIA रिपोर्ट सेम है, और कोई टाटा ने लगाया उसके लिए भी सेम है। चाहे आप वेस्ट बंगाल में प्रोजेक्ट लगाओ चाहे गुजरात में प्रोजेक्ट लगाओ, भैया EIA रिपोर्ट कॉपी पेस्ट है, वो कॉपी पेस्ट कर देते हैं बहुत बार। अब 2020 में जो है नया नोटिफिकेशन आया, गवर्नमेंट ने बोला कि हम लोग इसको ट्रांसपेरेंसी के लेके ले आए हैं, हम लोग इसको ऑनलाइन कर देंगे, लेकिन इसके भी बहुत सारे नुकसान हैं, बहुत सारे ड्रॉबैक्स हैं, नेचुरल जस्टिस के अगेंस्ट में जाता है। ए स्ट्रेटजिक उन्होंने एक बोल दिया है, डी फैक्टो, ये सबसे बड़ी बात है, डी फैक्टो मतलब आप फैक्ट्री लगाइए बाद में देखा जाएगा। सो कुछ इसके ड्रॉबैक्स भी हैं, एग्जाम में पूछ सकता है डेफिनेटली वो क्वेश्चन। क्रिटिकली एग्जामिन द न्यू EIA नोटिफिकेशन ड्राफ्ट 2020, तो इसके ड्रॉबैक्स भी हम लोगों को पता होने चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दैट आई हैव ऑल्सो इंक्लूडेड सम MCQs हेयर, ठीक है, तो कुछ MCQs हैं, आप सोल्व इसको कर सकते हो। दैट इज़ ऑल फॉर द डे, थैंक यू वेरी मच।